नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उद्यान विज्ञान के एक अध्याय पौधशाला के बारे में। दोस्तों, जहां तक उद्यान विज्ञान की बात की जाए, उद्यान विज्ञान में पौधशाला के बगैर कुछ नहीं हो सकता। भले वो फल हो, भले वो सब्जियां हो, क्योंकि बहुत सारे सब्जियां ऐसी है जिनकी हमें पौध तैयार करके उसके बाद में ट्रांसप्लांट करनी होती है या पौधरोपण करनी होती है। और लगभग सभी फलों में तो नर्सरी की आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों, फलों में तो ठीक है, हम समझ पाते हैं कि नर्सरी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्यों सब्जियों में पौधशाला की आवश्यकता पड़ती है। और इसी सवाल में इस पौधशाला की डेफिनेशन जुड़ी है दोस्तों। इसे हिंदी में पौधशाला और इंग्लिश में नर्सरी बोला जाता है। दोस्तों, क्या होती है नर्सरी और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? तो परिभाषा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, इसकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा स्थान या ऐसा सघन स्थान या ऐसा स्थान जहाँ पे छोटे छोटे महंगे बीजों को सघन रूप से बोकर उन्हें प्राथमिक लेवल पे सभी संभव सुविधाएं दी जाती है, ऐसे स्थान को हम पौधशाला कहते हैं। देखिए दोस्तों, चीज़ ये अपनी डेफिनेशन बता रहा है। बीज होते हैं, आपने देखा है, टमाटर हो गए, भिंडी, मिर्च हो गई, इनके सीड बहुत महंगे आते हैं, हाइब्रिड F1 सीड। छोटे छोटे महंगे बीजों को सघन रूप में बुआई करके, यानी हमारी जो प्लांट ज्योमेट्री है उसका वहाँ पे कोई लॉ नहीं लगता है, या वहाँ पे प्लांट ज्योमेट्री के तहत पौधे नहीं लगते हैं। छोटे छोटे महंगे बीजों को सघन रूप में लगाकर प्रारंभ में सभी संभव सुविधाएं, यानी सभी संभव सुविधाओं से तात्पर्य ये हो गया दोस्तों कि जैसे आप मान के चलिए कि मिर्च की पौध तैयार कर रहे हैं और वर्तमान समय चल रहा है आपके मई महीना, और इस मई महीने में आपको मिर्च की पौध तैयार करनी है और आप खेत में डायरेक्ट जाके लगा दो, और 1 बीघे में आपको बोला जाए कि पानी देना है, या टेम्परेचर से या लू से इन पौधों को बचा पाना संभव हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उसी 1 बीघे की मिर्च की पौध को आप अगर 2 छोटी छोटी क्यारियों में करते हो तो उसको बचा पाना संभव है। उसके आप चारों तरफ भी उनकी टाट की पट्टियों या ग्रीन नेट से बचाव कर सकते हैं, ऊपर भी आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं, और इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया को आप आवश्यकता अनुसार पानी, खाद, दवाइयाँ सारा कुछ मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए पौधशाला की अगर आपसे पूछा जाए कि वह सीमित स्थान, लिख लीजिए दोस्तों, पूछा जाता है कि वह सीमित स्थान जहाँ पर छोटे छोटे महंगे बीजों को सघन रूप से लगाकर प्रारंभ में सभी संभव सुविधाएं प्रदान की जाती है, पौधशाला कहलाती है। क्योंकि क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है इसी लाइन में, वह सीमित स्थान जहां पे छोटे छोटे बीजों को सघन रूप से लगाया जाता है क्या कहलाती है? तो पौधशाला कहलाती है। अब दोस्तों, पौधशाला की क्यों नीड है, और अगर हम बात करें तो इसके लाभ क्या हैं? तो लाभ की हम बात करें तो पहला लाभ है भूमि की बचत। अब इस पॉइंट को समझना दोस्तों, पूछा जाता है भूमि की बचत कैसे? आज मान के चलिए कि आपकी जायद की फसल खत्म हुई है और आपको मिर्च लगानी है। आपने अगर पौधशाला में मिर्च की प्लांट तैयार कर ली, तो मिर्च की प्लांट तैयार होने में जो 3 से 4 सप्ताह का समय लगेगा, वो 3 से 4 सप्ताह आप उस भूमि की तैयारी में, या उसके और जो आपको अलग तैयारी करनी है, उसकी हकाई हो गई, जुताई होगी, उनमें आपको समय मिलता है। तो बहुत कम जगह में ये पौधशाला हो जाती है। बाकी जो आपका पीरियड या बाकी आपकी जो जगह फील्ड पड़ा है उसमें आप अन्य आपके कृषि क्रियाएं कर सकते हैं जब तक आपको प्लांट तैयार नहीं होते हैं। तो भूमि की बचत हो गई। उसके बाद बात आती है कम सीड की आवश्यकता। अब कैसे कम सीड की आवश्यकता है दोस्तों? अगर आप पूरे फील्ड में लगाओगे तो मैंने पहले ही कहा था सभी सुविधाएं आप नहीं दे सकते। अगर इनिशियल लेवल पे सभी सुविधाएं नहीं दे सके आप, तो आपका जो
प्लांट है जो जर्मिनेट हुआ है बहुत मुलायम होता है, बहुत नाजुक होता है, वो टेम्परेचर या किसी भी एडवर्स कंडीशन के कारण ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म हो जाएगा तो उसमें हमें वापस रीसोइंग करनी पड़ेगी या फिलिंग करनी पड़ेगी। ऐसे में हमारे को सीड की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों रोग रहित प्लांट तैयार करना। अब दोस्तों ये भी बात हो गई कि अगर हम छोटी जगह पे बुआई करेंगे और वहाँ पे इनिशियल लेवल पे कोई प्लांट में डिजीज भी आ रही है तो हम वहाँ पे पर्टिकुलर दवा में स्प्रे कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमें जो प्लांट तैयार मिलेंगे वो डिजीज फ्री प्लांट मिलेंगे, रोग रहित प्लांट मिलेंगे। पूछ लिया जाए कि पौधशाला के कौन से लाभ हैं, अब सीधा सा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, यहाँ कुछ और चौथा ऑप्शन देखे कि पौधशाला के कौन से लाभ नहीं है या निम्न में से कौन सा लाभ पौधशाला से संबंधित नहीं है, तो तीन तो हो गए, भूमि की बचत, कम बीज की आवश्यकता और रोग रहित प्लांट। जो चौथा होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, या हो सकता है चौथा उपरोक्त सभी ऑप्शन हो। आप पौधशाला में उन्हीं चीजों का डिस्कस करना है जहां से क्वेश्चन पूछे हुए हैं या बनते हैं। अब बात आती है दोस्तों क्यारी के आकार की, और अगर आकार की बात करें तो जो मेन मुख्य आकार माना जाता है इसका कि क्या आकार होना चाहिए, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो वैसे तो लंबाई घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो सही आकार माना गया है जिसे मॉडल रूप कहते हैं, उसमें 3 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई, यानी 3 इंटू 1 मीटर की जो क्यारियां होती है वो सही आकार माना जाता है क्यारी का। पूछा जाता है क्वेश्चन पौधशाला में क्यारी का आकार क्या होता है, तो लंबाई चौड़ाई की बात आई तो लंबाई चौड़ाई की बात में तो आप कर लेना 3 इंटू 1 मीटर। और सीधा एक क्वेश्चन आता है वर्षा ऋतु में क्यारी की ऊंचाई। आपने पढ़ा होगा कहीं क्रॉप्स वगैरह हम पढ़ते हैं, तो अगर वर्षा, टमाटर वगैरह, तो वर्षा ऋतु में क्यारी इतनी उठी हुई होनी चाहिए। तो वो क्यों उठी होनी चाहिए कि पानी का जो भराव है वो नहीं हो वर्षा ऋतु में। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधशाला में वर्षा ऋतु में क्यारी कितनी उठी हुई होनी चाहिए? 10 से 15 सेंटीमीटर हमेशा उठी हुई क्यारी होनी चाहिए। कारण आपकी बारिश से जो पानी गिरता है वो वहाँ पे नहीं एकत्रित हो, जल निकास की व्यवस्था हो सके, इसलिए हमेशा मोस्टली वर्षा ऋतु के लिए क्यारी आपके 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों, क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, दो क्यारी के मध्य कितना स्थान खाली छोड़ना चाहिए? तो दोस्तों ये 30 से 40 सेंटीमीटर आकार छोड़ना चाहिए। मान लीजिए आपने एक ये क्यारी बना ली, ये 3 इंटू 1 की क्यारी है, 3 इंटू 1 की क्यारी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी आपने 10 से 15 सेंटीमीटर बना ली। लेकिन अब जो अगली क्यारी बनाएं आप, उसके मध्य स्थान कितना होना चाहिए? तो 30 से 40 सेंटीमीटर दो क्यारी के मध्य स्थान होना चाहिए। उससे होगा क्या, कारण क्या है, हमने 1 मीटर इसकी चौड़ाई भी इसीलिए रखी है कि व्यक्ति अगर इसमें खरपतवार निकालने के लिए या किसी कार्य के लिए बैठे, कृषि क्रियाओं के लिए, तो दोनों तरफ से उसका हाथ इजीली पहुंच सके। और बीच में 40 सेंटीमीटर स्थान इसलिए कि आदमी या जो भी व्यक्ति वहां कार्य कर रहा है वो आराम से बैठ सके, निकल सके। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आकार के बारे में, लंबाई चौड़ाई 3 इंटू 1, ऊंचाई मुख्यतः वर्षा ऋतु में, वैसे भी पूछ सकते हैं लेकिन मुख्यतः वर्षा ऋतु में 10 से 15 सेंटीमीटर। क्यों? जल निकास की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो, सुचारू रूप से हो, इसलिए। और दो क्यारियों के मध्य आकार या मध्य कितने स्थान छोड़ना चाहिए? तो 30 से 40 सेंटीमीटर स्थान छोड़ना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, पौधशाला में भूमि की तैयारी, पौधशाला में भूमि की तैयारी, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? तो मृदा निर्जमीकरण की क्रिया पूछी जाती है। मृदा निर्जमीकरण की क्या क्रिया पूछी जाती है दोस्तों? कि फार्मेलिन नामक एक रसायन है, फार्मेलिन नामक दवा का या फार्मेलिक रसायन का पौधशाला में निर्जमीकरण के समय
कितना उपयोग होता है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो निर्जमीकरण में, निर्जमीकरण स्टरलाइजेशन हो गया एक तरह से। निर्जमीकरण, फॉर्मेलिन का 1% स्प्रे जो है वो 4 से 5 लीटर पानी, 1% स्प्रे घोल का 4 से 5 लीटर पानी प्रति वर्ग मीटर, यानी अगर आपकी क्यारी 1 वर्ग मीटर की है तो आपको 4 से 5 लीटर फॉर्मेलिन का घोल लेना है। कितनी सांद्रता का लेना है, तो 1% सांद्रता का लेना है और उस मिट्टी में मिला के उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा देना है और कितने दिनों के लिए छोड़ देना है, तो 2 या 3 दिनों के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, फॉर्मेलिन गैसियस फॉर्म में बदलेगी और क्योंकि ऊपर प्लास्टिक लगा रखी है आपने, तो वहाँ पे जितनी भी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हानिकारक है पौधों के लिए, वो वहाँ पे खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या निर्जमीकरण हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पौधशाला में निर्जमीकरण क्रिया के लिए कौन सा रसायन काम में आता है, फॉर्मेलिन नामक रसायन काम में आता है। कितने % काम में आता है, तो 1% का घोल काम में आता है। उसके बाद बात करें कि कितना पानी या कितने लीटर घोल की आवश्यकता होती है, 4 से 5 लीटर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस घोल की आवश्यकता होती है। और कितने दिनों तक रखा जाता है, तो 2 से 3 दिनों तक प्लास्टिक कवर में करके इसे रखा जाता है, जिससे निर्जमीकरण की क्रिया हो जाती है। अब दोस्तों अगली हम बात करेंगे पौधरोपण का समय। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों पुष्प में पौधरोपण समय की। तो 3 से 4 सप्ताह में पुष्प का जो पौधा होता है वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाता है। और अगर बात करें हम सब्जियों की, तो 4 से 6 सप्ताह में सब्जियों की पौधरोपण या ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है, 4 से 6 सप्ताह में। लेकिन दोस्तों अगर दिन पूछा जाए तो कई बार 28 दिन भी पूछे, माफ़ कीजिएगा 42 दिन, 40 से 42 दिन पूछे जाते हैं। और 42 दिन का मतलब होता है आप 6 से 7 को गुणा कर दीजिए, 7 छंग 42, यानी अगर आपके दिनों की संख्या पूछे तो 42 डेज में। और अगर आपसे सप्ताह में पूछ लिया जाए तो 4 से 6 सप्ताह में सब्जियों की पौध ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है। और अगर हम बात करें इसमें एक अपवाद की, एक अपवाद है दोस्तों जिसमें 4 से 6 सप्ताह नहीं होके सप्ताह लगते हैं 6 से 8। पर कौन सी फसल है ऐसी, तो प्याज। कौन सी फसल है, प्याज। दोस्तों फूल का 3 से 4 सप्ताह हो गया, सब्जियों का 4 से 6 सप्ताह हो गया। दिन की बात करें तो 40 से 42 दिन आप मान सकते हैं। और अगर हम इसके अपवाद की बात करें तो प्याज ऐसी फसल है जिसमें पौधरोपण का जो समय वो 6 से 8 सप्ताह लगता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम फलों की। अगर हम फलों की पौधशाला में पौधरोपण की उम्र बात करें तो सभी पौधों में 2 वर्ष, यानी आपने आज पौधा ग्राफ्ट किया है या लगाया है तो 2 वर्ष के अंदर अंदर वो पौधा पौधरोपण के लायक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक अपवाद है, और अपवाद कौन सा है, तो ऐसा अपवाद होगा जिसकी खुद की उम्र 2 साल या छोटी होगी। तो अगर ऐसी हम बात करें तो पपीता। दोस्तों पपीता में जो पौधरोपण की उम्र होती है वो 2 माह होती है, 2 वर्ष नहीं होके 2 माह होती है। यानी पपीते का ये थंब रूल है, अगर 2 माह के अंदर अंदर इस पौधे को लगा दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तो ये पौधा आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा। लेकिन पपीते के केस में अगर आप ओल्ड प्लांट ले आते हैं या पुराने प्लांट ले आते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि अपवाद है दोस्तों, तो अपवाद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। पुष्प 3 से 4 सप्ताह, सब्जियां 4 से 6 सप्ताह, अपवाद प्याज है यानी उसमें 6 से 8 सप्ताह लगते हैं। फल सारे फलों में 2 वर्ष, लेकिन पपीता अपवाद है, उसमें 2 महीने में पौधरोपण का समय हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, एक फैक्ट और है पौधशाला से संबंधित जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों हम बात कर रहे थे कि किसी
फसल की पौध तैयार करने के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अगर उसे पौध लगानी हो या फसल लगानी हो तो कितने एरिया में वो पौध लगाए कि उसके 1 हेक्टेयर के लिए वो स्थान सफिशिएंट हो जाए। तो इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ट्रिक है दोस्तों, TBMGP समझ में आए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं पूरा कंप्लीट लिखा रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि आपको इस ट्रिक से समझ में आएगा। T से टमाटर, B से ब्रिंजल यानी बैंगन, M से मिर्च, G से आपकी हो गई गोभी। अब दोस्तों गोभी में दोनों आ गई आपकी पत्ता और फूल गोभी, क्योंकि सेम एरिया चाहिए, सीड साइज भी लगभग सेम होती है। उसके बाद P से आ गया प्याज। अब दोस्तों जहां तक बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर की अगर कितना एरिया लगता है तो हम 100 से शुरू होंगे, 100 से 125 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बात करें 125 से 150 मीटर स्क्वायर, 150 से 200 मीटर स्क्वायर, और अगर ये यहाँ बात करें तो 250 मीटर स्क्वायर, और प्याज की बात करें तो 250 दूना 500 मीटर स्क्वायर। उम्मीद दोस्तों ये है कि इसको अगर हम बढ़ते हुए क्रम में मानेंगे या लिखेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा। और इन 5 क्रॉप्स में मान के चलिए कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक जगह थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है टमाटर का, किसी एक एग्जाम में इन्होंने 225 मीटर स्क्वायर का ऑप्शन देके उसको सही माना था, लेकिन वहां पे इस तरह का ऑप्शन नहीं था। और इसके अलावा कहीं भी एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो 100 से 125 मीटर स्क्वायर ही पूछा जाता है। तो ये पौधशाला से संबंधित आंकड़े थे कि कितने एरिया में, 1 हेक्टेयर के लिए कितने एरिया में पौधशाला आवश्यक होती है। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी दोस्तों, TBMGP, T से टमाटर, B से बैंगन, M से मिर्च, G से गोभी, गोभी में दोनों, और P से प्याज। अब दोस्तों 100 से शुरू होना है, 100 से 125, 125 से 150, 150 से 200, 200 हो गए, उसके बाद 250 और 250 दूना 500। तो ये थोड़ा सा व्यू है दोस्तों, आप देखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में ये था दोस्तों पौधशाला के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम हर शाम को एग्रीकल्चर का एक वीडियो, नया वीडियो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आवश्यक हो, शाम को 7 बजे YouTube पे अपलोड कर रहे हैं या YouTube पे ला रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि कृषि विद्यार्थी या मेरे कृषि साथियों के लिए जो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा टफ पड़ता है, या जो अभी कहीं जा नहीं पा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए घर बैठे जो ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो सुविधा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हुई है, तो आप भी उसका लाभ उठाइए और जितना पढ़ सकते हैं, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।